ये है हसनैन उर्दू मीडिया। आज हम उपरोखंड के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और हमारे बाहर के गेस्ट एलजीपीआई के नेशनल मेंबर सैफुल रहमान साहब आए हुए हैं और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हमारे सैफुल रहमान साहब। उनको दावत देना चाहते हैं कि आए और प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सदाओं को सुनो, मेरे हमराह चलो। मेरी सदाओं को सुनो, मेरे हमराह चलो। मैंने धूप जला रखी है हवाओं के खिलाफ। सामईन किराम और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, मैं सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इलाकाई यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विलेज गेट टुगेदर में इनवाइट किया। सामईन किराम, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, ये दोनों तारीख के एक दूसरे दौर से गुजर रहे हैं। एक नाजुक तरीन हालात से हम गुजर रहे हैं। शायद हिंदुस्तान की तारीख में इतने ज्यादा नाजुक हालात पहले न आए हो जो आज हमारे सामने है। ये एक हकीकत है जिससे मुंह छुपाने की कोशिश करते हुए भी हम मुंह नहीं छुपा पाते और हमारा दिल और हमारा दिमाग ये कहने पर मजबूर होता है, ये मानने पर मजबूर होता है कि हकीकत में आज मुल्क हिंदुस्तान अपने सबसे ज्यादा नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। आज 100 साल बल्कि 95 साल से मेहनत करती हुई वो तंजीम, वो नजरिया, वो विचारधारा जो इस मुल्क को हजारों साल पुराने उस दौर की तरफ ले जाना चाहते थे जिसमें पूरा मुल्क की आवाम एक ब्राह्मणवादी, जातिवादी नजरिए की गुलाम हुआ करती थी। इस दौर में ये नजरिया हुकूमत करता था, ये नजरिया सल्तनत का हिस्सा था। उस नजरिए के ऊपर हुकूमतें चला करती थी जिसका मानना है कि खास तबका, खास जात, खास कम्युनिटी खुदा के मुंह से पैदा हुई है, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुई है, ईश्वर के मुंह से पैदा हुई है और उसे ही यह हक हासिल है कि वो जमीन के मालिक हुआ करे। उसे ही यह हक हासिल है कि वो प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करे। उसे ही यह हक हासिल है कि वह हाकिम वक्त की जिम्मेदारी निभाए। बाकी तमाम दीगर अक़वाम चूंकि उनसे नीच है, क्योंकि दीगर अक़वाम कोई सीने से पैदा हुआ है खुदा के, कोई खुदा के कमर से पैदा हुआ है, तो कोई खुदा के पैर से पैदा हुआ है। तो इन तमाम अक़वाम की जिम्मेदारी है वो सीने से पैदा हुआ है यानी क्षत्रिय, वो उस समाज यानी जो सबसे अकल कास्ट है, जो सबसे ऊंची कौम है, जिसको ब्राह्मण कम्युनिटी के नाम से हम बोल सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी हिफाजत का काम करे। उसी तरीके से वैश्य और शूद्र का काम है कि वो खेतों में मजदूरी करे, वो फैक्ट्री में जा करके मजदूरी करे, वो सारे काम को निपटाए। लेकिन 1 रुपया रखने का, 1 रोटी बनाने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। उसे उतना ही मिलेगा जितना उसका पेट भरने के लिए काफी होगा। जो उसे दे दिया जाए उसे खा करके वो खुश रहे। जिस जमाने के अंदर, जिस नजरिए के तहत ये निजाम नाफिज था कि औरतें जमीन के तरीके से, सामानों के तरीके से चीज है, एक सामान है, वो इंसान नहीं है, उसकी हैसियत इंसानों की नहीं होती थी, बल्कि उसी पर सिर्फ एक सामान होता था। यही वजह है कि उस जमाने में अपनी बेटियों को लेकर लोग ब्याह नहीं करते थे, बल्कि उसका कन्या दान किया करते थे। मतलब अपनी कन्या को, अपनी बेटी को दूसरे मर्द को दान कर देते थे, उसके हवाले कर देते थे कि अब आप चाहे तो इसे इस्तेमाल करें, चाहे तो बेच दे, चाहे तो किसी को गिफ्ट कर दे, चाहे तो जुआ में हार जाए।
और सैकड़ों हजारों मिसालें मौजूद है। इसमें लोग अपनी बीवियों को जुआ में हाथ जाया करते थे। जमाने में औरतों को अपने सीना ढकने का हक नहीं होता था। सीना से नीचे आपको कपड़े पहनने हैं। पूरे साउथ इंडिया के अंदर, पूरा कर्नाटक केरला का इलाका है, पूरे के अंदर ये निजाम ना घुसता कि सीना औरतें नहीं कर सकती। उस दौर के तरफ ले जाने के लिए आज से 95 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS नाम के तंजीम की बुनियाद रखी है। हमारे लोगों ने समाज में वो हल्के में ले लिया, वो काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनका घटिया मंसूबा समाज में विरोध होता रहा, उधर चलाते रहे, रोड से नीचे रहे। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा भैया करना करना है तो लोग किसे ले रहे हैं, उनको भी किया किया तो गाँव में जाकर के चला तो तुम्हारा आदमी की बात मान रहा था, तो इंसान की बात मानने का मिलता है भूला जाता था, उनके विषय में कहा जाता था, उसका विषय बच्चे आगे बढ़ते हैं और सब चीजें करने को सामने आ गए। मीडिया हमारे लोगों ने नहीं किया और आज 95 साल के बाद मुल्क का बड़ा डिपार्टमेंट होने के बदले मुल्क की मुकम्मल तौर पर बर्बादी होती है। बताने की जरूरत नहीं है। आपने यूपी भी देखा है, आपने दिल्ली भी देखा है, आपने आसाम भी देखा है, आपने बिहार के अंदर छोटे छोटे राज्यों में होने वाले दंगे भी देखे हैं। हर जगह आप देखते आते हैं पुलिस वालों को। जेएनयू में आपने देखा कि जब ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे और सुजावाली की गुंडी कैंपस के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स की, टीचर्स की पिटाई कर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले आज तक उनको पकड़ नहीं पाए। ये साफ जाहिर करता है कि हिंदुस्तान की पुलिस मुकम्मल तौर पर भगवाई हो चुकी है। दूसरी तरफ माजरत के साथ मैं इंडियन आर्मी के इज्जत के साथ वकार को सामने रखते हुए मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि हजारों वाकयात में इंडियन आर्मी के इक़दामात भी सुबह को सुबह पैदा करते हैं, चाहे वो कश्मीर का पूनम पुष्पूरा हो या हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के वाकयात हो। हिंदुस्तान की अदालत दुनिया की सबसे मजबूत जमहूरी अदालत है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी हमें इस अदालत पर मुकम्मल यकीन है, क्योंकि आज भी इस अदालत से इंसाफ मिलते हैं। लेकिन अफसोस जरूर इस बात पर है कि आखिर हिंदुस्तान जैसे मजबूत तरीन जमहूरियत की अदालत से भी कुछ फैसले, यहाँ की कम से आला अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ फैसले वक्त वक्त पर ऐसे आते रहते हैं जो हमारे जहन में ये शक पैदा करते हैं कि क्या अदालतों के अंदर भी उस नजरिए को मानने वाले लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं, इस हद तक आगे जा चुके हैं, इस हद तक काबिज हो चुके हैं कि मुल्क के संविधान की गरिमा को भूल जाए। ये सवाल खड़ा होता है। और हुकूमतों का नहीं बोलना ही क्या है कि आज मुल्क की मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फस्तायत के चंगुल में है और आज मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी या मुल्क का गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की हैसियत रखता है और मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी हुकूमत नागपुर से चलाई जाती हुई नजर आ रही है। एक सच्चाई है, इसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। और राष्ट्रों की हुकूमतों का भी मामला वही है, चाहे कोई सेकुलर हुकूमत ही क्यों ना हो। सेकुलर हुकूमतें जो उनकी तरफ से भी ऐसे वाकयात, ऐसे फैसले, ऐसी पॉलिसियां सामने आती रहती है मुसलसल, जिससे मुकम्मल तौर पर RSS के उस गंदे मंसूबे को तकवीयत मिलती है, मजबूती मिलती है। मीडिया का बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अर्नब गोस्वामी का शेयर अभी कुछ दिनों पहले जो वायरल हुआ वो आपके सामने है। तो मोदी जी नए PM बने थे, अंजना ओम कश्यप जी टीवी पर गई तो बोल रही है, नमस्कार मैं आपके सामने अंजना ओम मोदी। जब वो अपने आप को मोदी से जोड़ चुकी है तो मीडिया के हालात बताने की जरूरत आपके सामने बिल्कुल भी नहीं है। इससे साबित होता है कि मुल्क मुकम्मल तौर पर फासिस्ट के चंगुल में जा चुका है। अब मामला ये आता है क्या, जब हुकूमत और पूरा मुल्क उनके हाथों में है तो क्या RSS के जो कल मंसूबा है ब्राह्मण राष्ट्र का, जिसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नाम दिया, ये कुछ लोगों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए,
पहले तो मुल्क के दलितों को, तमाम तबकात को, यहाँ तक कि सिखों को भी हिंदू बना दिया कि भाई ये सब हिंदू हैं। कानूनी तौर पर बनाया, फिर उनके जहन को जाकर के उनकी जहनसाजी की और उनको तैयार कर दिया कि आज वो जब 2-4 इश्यू आएंगे सड़क पर उतर कर हंगामा करेंगे, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं दलित हूं, दलित का हक मत छीनो, लिंगायत का हक मत छीनो। फिर 2 घंटे के बाद वो हिंदू बन जाते। ऐसा करके उनको पहले हिंदू बनाया, फिर हिंदू राष्ट्र का झूठा नाम दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। इससे बहुत सारे लोग को लगता है कि हमारी हुकूमत आएगी। इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण राष्ट्र आएगी, मनु राष्ट्र आएगा, और मनु राष्ट्र के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो सिख है, जो लिंगायत है, ये सब के सब मुकम्मल तौर पर गुलाम होंगे। ये बात साफ लफ्जों में द बंच ऑफ थॉट्स कह रहा है, ये बात साफ लफ्जों में सावरकर और गोलवालिया की दीगर किताबें वी एंड आवर नेशन डिफाइंड कह रहा है, और साफ लफ्जों में मनुस्मृति ये बात चीख चीख कर कह रही है कि तमाम लोग उसमें गुलाम होंगे जो अपने आप को हिंदू समझते हैं। उस हिंदू राष्ट्र को क्या ये नाबूद करेंगे, ये एक सवाल खड़ा होता है। हमारे में आज भी कुछ लोग या हम लोग ये कह देते हैं अरे ऐसा नहीं होगा। अरे आज के दौर में दुनिया पूरी जमहूरियत की तरफ जा रही है, सेक्युलरिज्म की तरफ जा रही है, बादशाहत खत्म हो रही है, और क्या हिंदू राष्ट्र आएगा, क्या ब्राह्मण राष्ट्र आएगा। ये सरासर हमारी गलत फहमी है, या हम अपने आप को बहलाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे कह सकते हैं, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्या दुनिया जमहूरियत की तरफ जा रही है। आपके बगल में चाइना है, चाइना के अंदर 1 पार्टी सिस्टम नाफिज है। उस 1 पार्टी सिस्टम का मतलब यह है कि मुखिया का इलेक्शन 3 कैंडिडेट आएगा, तीनों मेरे घर से होगा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा। आपको वोट करना है तो इन्हीं को करना है, गांव का कोई आदमी मुखिया नहीं रह सकता। ये एक सिस्टम समझिए चाइना के अंदर है कि वही इलेक्शन लड़ेगा उसी पार्टी का, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी का कैंडिडेट आएगा, 2-3 जो भी कैंडिडेट उसमें से आप लोग चुन लेना है। आज ही के दौर में बहुत सारे मालिक चले जाइए, आज ही के दौर में आपके सामने इजराइल है, जमहूरी दौर है। आज ही के दौर में ईरान है जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहता है, अपने नाम में इस्लामी का लफ्ज लगाता है। तो अगर इस्लामी जमहूरिया चाइना का कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो सकता है, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी जमहूरिया नहीं हो सकता है? यकीनन हो सकता है। और 2014 के बाद से तमाम जो पॉलिसियां लाई गई, जो कवानीन पास किए गए, जो बयानात लीडरान की तरफ से बीजेपी का है, वो साफ जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई बादशाहत, कोई राजतंत्र या कोई हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा है। लेकिन सच्चाई में हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी जमहूरिया के नाम से ब्राह्मण राष्ट्र बनने जा रहा है। हम हर चीज को इलेक्शन से जोड़ देते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अरे अंबानी पैसा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ताकि इलेक्शन लड़के फिर 24 का इलेक्शन जीत जाए। ये मकसद नहीं है प्राइवेटाइजेशन का कि सिर्फ अंबानी को पैसा दे दिया जाए, इलेक्शन फिर 24 का जीता जाए। प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये है कि मुल्क की मुकम्मल संपत्ति को, मुल्क के मुकम्मल माशियात को एक खास कम्युनिटी के हाथ में दे करके मनुस्मृति का जो कानून है कि मुल्क में कोई भी मालियात का, जमीन का हकदार नहीं होगा, उसको नाफिज कर दिया जाए। ये उसका मकसद है। सीए आया, हमने उसको इलेक्शन से जोड़ दिया। भाई क्यों इलेक्शन से जोड़ रहे हैं? उसमें तो दलित भी फंस रहा है, उसमें आदिवासी भी फंस रहा है। वोट का अधिकार दलित और आदिवासी का भी छिन जाएगा। बल्कि आसाम में हमने देखा 19 में से 15 लाख हिंदू थे, तो वोट का अधिकार तो उनका भी छीन रहा है। तो क्यों बीजेपी अपने ही वोटर का अधिकार छीनेगी वोट का? मुसलमान तो 4 लाख छिनाया, 15 लाख हिंदू का छिनाया, तब तो आपको फायदा हो जाएगा वोट के मामले में। बीजेपी आदमी का मकसद वहां से वोट नहीं है, उसका मकसद है कि मुल्क के करोड़ों लोगों से उसके वोट का अधिकार छीन करके, उसकी शहरियत छीन करके उसको सिकंदर दर्जे का शहरी बना दिया जाए, और वो करोड़ों लोग दलित होंगे, मुस्लिम होंगे, आदिवासी होंगे और नॉन ब्राह्मण, नॉन सवर्ण होंगे। ये मकसद है सीए का। अभी ज़राअत बिल, कृषि बिल आया है। आज इंटेलेक्चुअल हजरात बोल रहे हैं कि ये शायद हिंदुस्तान का आखिरी आंदोलन हो। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इस मजबूती के साथ हो रहा है। लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर ये आंदोलन नाकाम हो गया तो शायद ये हिंदुस्तान का आखिरी आंदोलन होगा। ये कृषि बिल क्यों आया? ये भी उसी का हिस्सा है कि जमीन का अधिकार, ज़राअत का अधिकार आपको नहीं है, नॉन ब्राह्मण को, नॉन सवर्ण को नहीं है। आज जब वो कानून अगर नाफिज हो जाता है, मजबूरन किसानों को अपनी फसल उनके मन के मुताबिक उगानी पड़ेगी, उनके मन के मुताबिक उनको बेचनी पड़ेगी, और फिर जब वो खरीद करके
उसकी फसल लेकर के हमारे बीच में आएंगे बेहतरीन और खूबसूरत डब्बों के अंदर पैक करके, तो फिर उनके मन के मुताबिक दाम दे करके हमें वो फसल खरीदनी पड़ेगी। बहुत सारे मुसलमान भाई सोच रहे थे हमको क्या नुकसान, जब आलू खाना भी गोश्त से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तब हमें समझ में आएगा। इसलिए ये कृषि बिल लाया गया, यूएपीए लाया गया, अभी यूपी के अंदर स्पेशल आर्मी बनाई गई है, उसके अलावा नए बिल के अंदर तरमीम किया गया, आरटीआई को जो है कमजोर किया गया, ये सारी चीजें उसी का हिस्सा है। अभी लव जिहाद कानून लाया गया, मतलब तो आप खाएंगे क्या फैसला वो करेंगे, आप पहनेंगे क्या फैसला वो करेंगे, आप आंदोलन कैसे करेंगे नहीं करेंगे, कौन किसके आंदोलन में जाएगा नहीं जाएगा, उसका फैसला मोदी करेगा। अभी आज का आंदोलन जीवी का नाम उसने दिया है, वो फैसला करेगा। और आप शादी किससे करेंगे, मोहब्बत किससे करेंगे, वो फैसला भी अमित शाह और मोदी का वारा बैठ करके करेंगे। क्या है ये लव जिहाद कानून, क्यों लाया गया? बहुत सा मुसलमान कहेगा अरे भाई क्या नुकसान है, मुसलमान लव जिहाद थोड़ी करता है। तो जाके यूपी का रिपोर्ट उठाइए कि यूपी में इस कानून के तहत जो लोग अरेस्ट किए गए, जिनको परेशान किया गया, क्या वो लव जिहाद किए थे? एक मुसलमान लड़का एक मुसलमान लड़की, दोनों मुसलमान पहले से खानदानी मुसलमान है, उनको ले जाके टॉर्चर किया गया, बाद में छोड़ दिया गया कि गलतफहमी हुई है। इस कानून के तहत उन भाइयों उन बहनों को टॉर्चर किया जाएगा जो इस्लाम को समझ करके, इस्लाम को हकीकत मान करके अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए मजहब इस्लाम कबूल करेंगे, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इस कानून के तहत आपको जो अधिकार दिया गया हर हिंदुस्तानी को कि अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई अपने मजहब का प्रचार करे प्रसार करे, दूसरे धर्म के लोगों के पास जाकर उसकी सच्चाई बयान करे, अपने आप को हक पर साबित करे, और जिसको जो मजहब सही लगे उसे एक्सेप्ट कर ले। ये जो अधिकार दिया गया है इसको खत्म करना ही लव जिहाद कानून का मकसद है। रियल लव जिहाद कुछ है नहीं, वो उनको भी पता है, सिर्फ आपको नहीं कि आपको पता है, उनको भी पता है कि लव जिहाद नहीं है, आपसे ज्यादा वो जानते हैं इस बात को। उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, केरला में हाजिया कहता है बोला पीएफआई वाला लव जिहाद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया, क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। तो ये लव जिहाद कानून सिर्फ इस मकसद लाया गया। और जमहूरियत का मतलब होता है कि आपको अपने मजहब पे जीने और उसके प्रचार प्रसार की आजादी दी जाए। अगर यही छीन लिया जाए समझ जाइए ब्राह्मण राष्ट्र और सो कॉल हिंदू राष्ट्र बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरीके से हिंदू राष्ट्र नाफिज किया जा रहा है। और अभी इस वक्त आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुकम्मल तौर पर मिशन 2025 को मिशन 2023 पर ला चुकी है। और 2023 आते आते तक इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली आपके सामने आने वाली है। इस पे आप सालों से बात करते आए हैं, पूरे सीए आंदोलन में घूम घूम के स्पीकर लोग हर जगह बोलते रहे, आप ताली बजाते रहे हैं। और ताली बजाकर चाय की दुकान पर बैठ करके तो हमारे नौजवान साथी सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर जाकर के इनकलाब बर्पा करके सुकून की नींद लेते रहे हैं। वो चर्चा करने के बाद वो चर्चा अब आपके सामने अमली शक्ल में आने जा रहा है 2023 से पहले पहले। ऐसे वक्त में जरूरत है कि इसके खदशात को समझा जाए और इस दौर में मुकाबले के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार होने की जरूरत है। उस तैयारी को हम करें और अपने घरों से बाहर निकल करके फस्तायत का मुकाबला करें, वरना शायद और शायद नहीं बल्कि यकीनी अफसोस का मौका भी हमारे पास नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। पैसे के ऊपर अगर अकड़ है तो याद रखिए अभी हिंदुस्तान में भी कैशलेस सिस्टम को लेकर के सरकार जो है पॉलिसियां बना रही है और आने वाले दिनों में कैशलेस सिस्टम को आप पर जबरदस्ती नाफिज किया जाएगा। और इंटरनेशनल सतह पर भी आलमी सतह पर भी तमाम दुनिया की अक़वाम मिलकर के, दुनिया की तमाम हुकूमतें, तमाम फस्ताई ताकतें, चाहे वो अमेरिकन फस्तायत हो, चाहे इजरायली फस्तायत हो, चाइनीज फस्तायत हो, सब मिल करके पूरे दुनिया को कैशलेस कर देने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये पैसा भी आपको काम नहीं आने वाला है। इस भूल से निकल जाइए और वक्त से पहले अमल की तरफ कदम बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ काम किया है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो हमारी पार्टी है, इसका पूरे मुल्क के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ एक बेहतर इत्तेहाद है। और पूरे मुल्क में सीपीआई पॉपुलर फ्रंट के साथ मिलकर के मंसूबाबंद तरीके से फस्तायत का मुकाबला कर रही है, क्योंकि जो मकसद
पॉपुलर फ्रंट का है, वही मकसद एसडीपीआई का है। तो मैंने भी पॉपुलर फ्रंट के साथ जो काम किया, जितना मैंने पॉपुलर फ्रंट को पढ़ा है, उलमा से सुना है, दानिशवरान से सुना है, चाहे वो हमारे दीनी कायद मौलाना सज्जाद नौमानी हो, सरवर चिश्ती हो, या मुल्क के इंटेलेक्चुअल तबकात में से पीजे गोल से पाटिल हो, गौरी लंकेश हो, या इन जैसे दीगर अपराध हो, उन तमाम के जरिए से मैंने जितना समझा है वो मैं यही जानता हूं और यही समझता हूं कि इस वक्त मुसलमानों के बीच में एक ऐसी तहरीक बनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सामने आई है जिसने आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ये यकीन दिला दिया है कि जब हम खाना पकाकर अपने मुंह में निवाला डालने वाले हैं और उसे हजम करने वाले हैं, उस वक्त कोई सामने आ चुका है जिस निवाला को छीन करके हमारे हाथों से फेंकने वाला है। यकीन आरएसएस को हो चुका है। यही वजह है बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट को बहुत निशाना बनाया जा रहा है। यकीनन बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की कोई रियासत ऐसी नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर पॉपुलर फ्रंट के लीडर को, पॉपुलर फ्रंट के मेंबर को टॉर्चर नहीं किया जाता हो, डिस्टर्ब नहीं किया जाता हो, परेशान नहीं किया जाता हो। कोई ऐसा इलाका नहीं है पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें हो रही है और आज से नहीं हो रही है। 2007 में 17 फरवरी को इस ऑर्गेनाइजेशन का कयाम कर्नाटक के बैंगलोर के अंदर हुआ था, जिसमें 3 स्टेट की तंजीमों ने मिलकर के इसका कयाम किया था। छोटी छोटी तंजीमें मिलकर जम होकर के पॉपुलर फ्रंट बनाया गया था। उसके बाद 2010 के बाद में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने का ऐलान किया था और बाकायदा मरकजी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम उलमा और दानिशवरान की मीटिंग मरकजी हुकूमत ने बुलाया था और उस मीटिंग में बाकायदा ये कहा था कि हम कुछ दिनों के अंदर पॉपुलर फ्रंट को खत्म कर देंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यह बात कहा था। जफुल इस्लाम खान साहब, तस्लीम रहमानी साहब, इन लोगों ने इन बातों को अवाम के सामने भी लाया बाद में। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत ने कहा केरला के अंदर वहां उस वक्त की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों ने बयान दिया था। अभी जो केरला का सीएम है उस वक्त 2010 में वो वहां का स्टेट प्रेसिडेंट था कम्युनिस्ट का, उसने भी कहा था कि पॉपुलर फ्रंट को हम लोग केरला से खत्म कर देंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी आज कह रही है और सिर्फ आज हो रहा, ऐसा नहीं है। वो सिलसिला चलता रहा 2011 में केरला में गुस्ताखे रसूल प्रोफेसर का एक गयूर मुस्लिम नौजवान ने हाथ काट दिया, जो एक लोकल वाकया था, एक लोकल इंसिडेंट था, एक लोकल हादसा था। पॉपुलर फ्रंट हर लड़ाई लीगली और कानूनी तौर पे लड़ती है, लेकिन एक नौजवान ने जो पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में आया करता था, उसने उस मनहूस के हाथ को काट दिया। अपने नबी की मोहब्बत में उसकी गैरत इस बात को बर्दाश्त नहीं की कि वो गुस्ताखी करके भी हमारे शहरों में घूमता रहे। फिर उस वाकये को इस्तेमाल करके, एक लोकल वाकये को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क में माहौल बनाया गया कि पॉपुलर फ्रंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आ रही है, इसको बैन किया जाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं पॉपुलर फ्रंट की क्यादत को कि उस वक्त हमारी तरह वो डर कर पीछे नहीं हटी। वो ये नहीं बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं उस नौजवान को मैं जेल में भिजवाऊंगा, मैं उस नौजवान का कत्ल कर दूंगा। ऐसा पॉपुलर फ्रंट ने नहीं कहा। पॉपुलर फ्रंट ने जरूर ये कहा कि ये कदम उठाना गलत है, जज्बातियत है, लड़ाई कानूनी लड़ी जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ पॉपुलर फ्रंट ने यह भी कहा कि हाथ काटा गया, इस पर बहस मत करो, हाथ क्यों काटा गया इस पर बहस करो। फिर 2017 में पूरे मुल्क की मीडिया 2 महीने तक लगातार चंद दिनों में पॉपुलर फ्रंट बैन, चंद दिनों में पॉपुलर फ्रंट बैन का ऐसा माहौल बनाई कि लग रहा था कि कल और परसों पॉपुलर फ्रंट के सारे मेंबर जेल में होंगे। लेकिन यकीन जानिए मैं उस वक्त दिल्ली में था और मैंने देखा कि पॉपुलर फ्रंट का वो मेंबर जो फैमिली परेशानियों की वजह से 6 महीना से 1 साल से इनएक्टिव हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, वो भी अपने अपने घर से निकल कर आकर कह रहा है कि मुझे काम दीजिए। तुम पॉपुलर फ्रंट को डराने आ रहे थे, पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स को डराने आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जो ऐसे कैडर जो घर के इशू की वजह से काम छोड़े हुए थे, 1-1 साल से पॉपुलर फ्रंट की एक्टिविटी में नहीं आए थे, वो भी घर से निकल पड़े कि हमको काम दीजिए, और उन्होंने काम करना शुरू किया। और उस वक्त पूरे इंडिया में 13 से ज्यादा ग्रांड कॉन्फ्रेंस करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने साबित किया कि पॉपुलर फ्रंट अब एक तंजीम का नाम नहीं रहा,
पॉपुलर फ्रंट एक झंडे का और एक बैनर का नाम नहीं रहा कि तुम उसको बैन करके खत्म कर दोगे। अगर तुमने पॉपुलर फ्रंट को बैन कर भी दिया तो यकीन मानो ये मिशन, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। ये 100% यकीनी है, मुकम्मल तौर पर यकीनी है, ये तहरीक अब नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। ये ऐलान पॉपुलर फ्रंट ने कर दिया साबित। फिर उसके बाद माहौल ठंडा हो गया। अब इधर 2 साल से फिर जो है, या 1 साल से फिर चल रहा है। अब एनआईए की कोशिश नाकाम हो गई, आईटी की कोशिश नाकाम हो गई, पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई, लव जिहाद नाकाम हो गया, सारी कोशिश नाकाम हो गई। तो लास्ट में ईडी को लगा दिया कि भैया पॉपुलर फ्रंट के पास पैसा कहाँ से आता है कि ये 500 करोड़ रुपया सिया आंदोलन फंड का 500 रुपये 500 करोड़ ला के दो भाई, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा, तो अच्छे हॉल में कर रहे होते। तो ये इल्जाम लगा करके और ईडी को पीछे लगा दिया गया। आज पूरे मुल्क में ईडी पॉपुलर फ्रंट के लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, उनके घरों पे छापे मार रही है, ऐसा साबित कर रही है कि हिंदुस्तान में जितना भी आंदोलन हो रहा है सब पॉपुलर फ्रंट फंड कर रही है। किसान आंदोलन पॉपुलर फ्रंट फंड दी, सीए आंदोलन पॉपुलर फ्रंट ने फंड दिया। क्या भाई सीए में इतने 25 करोड़ मुसलमान के जेब में पैसा नहीं है क्या कि पॉपुलर फ्रंट पैसा देता फिर रहा जगह? ये एक माहौल बना के पॉपुलर फ्रंट को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जगह ईडी ने छापे मारे, जितनी जगह, एक भी जगह ईडी ये लिखकर नहीं दे सकी कि घर से या इस ऑफिस से हमें कुछ ऐसी चीज बरामद हुई है जो हमारे शक को मजबूत करती हो। हर जगह उसने लिख कर दिया, कुछ भी नहीं मिला। बिहार के अंदर पूर्णिया में, दरभंगा में छापा मारा गया, तो अररिया पूर्णिया के 4-5 ऐसे जगहों पे जो पॉपुलर फ्रंट का नहीं बल्कि रिहाब इंडिया फाउंडेशन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट के साथ मिलकर वो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करती है, उसके स्कूल पे छापे मारे गए जो बच्चों के तालीम के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं भी कुछ न मिला, हर जगह लिख कर गए, कुछ न मिला, कुछ न मिला। कल केरला में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक पॉपुलर फ्रंट का विंग साबित करके और उसके मेंबर को पॉपुलर फ्रंट का लोग बोल के एक लीडर के घर पर छापा मारा गया। इसके भी 3 लोग जेल के अंदर बंद है। लेकिन अब तक ईडी साबित नहीं कर पाए कि इसने 1 रुपया भी आंदोलन में या दंगा में कहीं फंड किया। ये तमाम तर इल्जाम आज तक नाकाम साबित हुए और ये 10 साल से हो रही लगातार कोशिशें मुकम्मल तौर पर गलत और नाकाम हो चुकी है। इसलिए ये जो आपके जहन में बैठा है पॉपुलर फ्रंट टारगेट हो रही है, उससे डर के हम भागे, इसको दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट को के एक मेंबर को भी आज तक हटाने में ये कामयाब नहीं हो सके, पॉपुलर फ्रंट के एक मेंबर को भी फंसाने में ये कामयाब नहीं हो सके। हाँ, जेल लोग जाते हैं और साथ ही बात पॉपुलर फ्रंट के लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ तो ये लोग तो ससुराल मानते हैं जेल। अगर आपको यकीन ना हो तो पॉपुलर फ्रंट किसी मेंबर को कॉल कीजिए, पूछिए कि अरे आपका कोई मेंबर ससुराल गया है क्या? वो डायरेक्ट कहेगा नहीं, कहाँ कोई मेंबर ससुराल गया है, उसका दिमाग डायरेक्ट काम करेगा। अच्छा, मतलब किसी का ये पूछना तो ये ससुराल मानते हैं, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, खाना पीना खाया और आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट टारगेट नहीं है। ईडी का छापा अभी 2 दिन पहले एक सहाफी के घर पर मारा गया। ईडी का छापा कांग्रेस के लीडर के घर पर मारे जाते हैं। ईडी का छापा शरद पवार के घर पर मारा जाता है। एनआईए सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के लोगों को बदनाम नहीं करती है। अगर कोई दलित आवाज उठाता है तो अर्बन नक्सल बोल के जेल में डाल दिया जाता है। आज सैकड़ों दलित लीडर और दलित नौजवान जेलों के अंदर बंद है क्योंकि उन्होंने आवाज उठाया, उनको अर्बन नक्सल साबित कर दिया गया। कोई आदिवासी आवाज उठाता है उसे नक्सली साबित कर दिया जाता है। अभी किसान बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में किसान जेलों के अंदर बंद है और उनको खालिस्तानी घोषित करके, खालिस्तानी नाम देकर के जेलों के अंदर बंद किया गया है। सिर्फ 26 जनवरी के दिन 100 किसान गायब हुए हैं और आज तक वो गायब, उसका कोई अता पता नहीं है। क्या वही पॉपुलर फ्रंट के थे? सिर्फ पॉपुलर फ्रंट टारगेट नहीं है। ये सरकार अपनी मुखालफत की हर आवाज को दबा देना चाहती है और हर आवाज को डायरेक्ट आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, नक्सली, खालिस्तानी का नाम देख कर ही टारगेट करती है और जेलों के अंदर घुसने का काम करती है। और तीसरी बात, सिर्फ वही निशाना नहीं बनाए जाते हैं जो आवाज उठाने वाले होते हैं। 2014 के बाद से अब तक 150 से ज्यादा मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो चुकी है। जाकर देखिए उसमें कितना मुसलमान वो है जो आवाज उठाने वाला था। 99% लोग आपको वो मिलेंगे जो हमारे और आपके जैसे थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था मुल्क से, कोई मतलब नहीं था कौम से। वो भी हमारे साथ घरों में बैठे हुए थे, वो भी पॉपुलर फ्रंट जैसी तहरीकों के प्रोग्राम में जाने से डरते थे, लेकिन उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। क्यों हो गई? तो प्रॉब्लम सिर्फ आवाज उठाने वालों से नहीं है,
उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई हमारी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करे। उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता है। यही वजह है कि जब सीए का आंदोलन हो रहा था तो हम और आप कर रहे थे कि भाई प्रोग्राम में शर्जील इमाम का नाम मत लो, उस पर इल्जाम लगाया देते वही का। लेकिन जो जामिया अलीगढ़ मानू यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे जो पूरी दुनिया को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया की तारीख को, पूरी दुनिया के ममलिकतों को, पूरी दुनिया के तंजीमों को, पूरी दुनिया के फासिस्ट ताकतों को पढ़ते हैं, वो नौजवान खुले तौर पर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हमारी आइडेंटिटी से है, हमारी शरीयत से है, तो हम डंके की चोट पर दिल्ली के सड़कों पर, यूनिवर्सिटीज के सड़कों पर, कैंपस में नारा लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी वो गल साथी, क्योंकि मैं भी बिहार में सीपीआई में जिम्मेदारी में हूँ, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट हूँ, और हैदराबाद में मानू में मेरा जर्नलिज्म का कोर्स चल रहा और वहाँ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैं उस वक्त मुकम्मल तौर पर आंदोलन से स्टूडेंट आंदोलन से जुड़ा रहा। हमारी वो गल साथी जो कभी सर पे स्कार्फ नहीं रखी थी, वो भी इस वजह से स्कार्फ लगा करके मैदान में आती थी कि उन्हें हमारे स्कार्फ से प्रॉब्लम है, उन्हें हमारे नकाब से प्रॉब्लम है, उन्हें हमारे शरीयत से प्रॉब्लम है। तो ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पहले बेपर्दा होकर गुनाह किए तो वो छोटा गुनाह था, लेकिन आज अगर हम अपने शरीयत और अपने आइडेंटिटी की हिफाजत के लिए नहीं आएंगे तो ये बड़ा गुनाह होगा। और ये बोल करके वो भी अपने सरों पर स्कार्फ लगाकर सड़कों पर आएंगे। ऐसी सैकड़ों लड़कियां जामिया जेएनयू मानू की आपको मिल जाएंगे, आप जाकर तहकीक कर सकते हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह से और इस स्कार्फ से उसको प्रॉब्लम है। अगर आप आवाज ना भी उठाएंगे तो आप निशाना बनाए जाएंगे। और आज हो सकता है जेल नहीं भेजे जाए, आज हो सकता है मॉब लिंचिंग नहीं किए जाए, लेकिन बस चंद सालों के बाद, जिसको चंद महीना भी कह सकते हैं, 12 महीने का 1 साल होता है, 24 महीने का 2 साल होता है, तो चंद महीना ही है। जब चंद महीनों के बाद इस मुल्क का पूरा, इस मुल्क की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, तब तो आपका बहाना नहीं चलेगा, तब तो आप सिर्फ रोते रहेंगे। इसलिए पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जा रहा है, ये हमें नहीं सोचना। इसके अलावा हमें ये भी सोचना है कि पॉपुलर फ्रंट निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो पॉपुलर फ्रंट निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, गौरी लंकेश ने बेंगलोर के प्रोग्राम में कहा था कि मुसलमानों के बीच में जिस तरह के मूवमेंट की, जिस तरह की तहरीक की जरूरत थी, वैसी तहरीक बनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मैदान में आ चुकी है। ये गौरी लंकेश ने कहा था, जो एक सहाफी थी, एक पत्रकार थी, एक लिंगायत लीडर थी, उसने कहा था। और ये सच्चाई है। पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी तहरीक है, वाहिद तहरीक है मुसलमानों के बीच में जो मुकम्मल तौर पर कैडर बेस है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ चंद सालों में हर इलाके के अंदर इसके कैडर फैल चुके हैं और लाखों की तादाद में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर है। और ये कैडर वो है जिनके अमाल में हो सकता है आपको थोड़ी कमजोरी मिल जाए, यकीनन मिलेगी, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। ये फरिश्ते नहीं है, ये असहाब के दौर के नहीं है, इनके अंदर आपको कमियां नजर आ जाएंगी। हो सकता है नमाजों की पाबंदियां इनके अंदर उस तरह न हो जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये बात यकीनी मानिए कि इनके नजरिए को, इनको मिजाज के को, इनके दिल को मुकम्मल तौर पर इस्लामी नजरिए के मुताबिक तैयार किया गया। उसके साथ साथ इनको संविधान की, आईन की और मुल्क के मिजाज की, मुल्क के अक़वाम की मिजाज की मुकम्मल तरबियत दी जाती है। उसके कैंप लगते हैं, उनकी तरबियत इनको दी जाती है। दुश्मन के एक एक मकसद के एक एक पहलू को इनके सामने खोल खोल करके बयान किया जाता है। और वो पहलू भी जो हमारे और आपकी नजरों से पोशीदा होते हैं, वो पहलू पॉपुलर फ्रंट के कारकुनान के सामने होते हैं। और उसके साथ आने वाले दिनों में जो माहौल बन रहा है, तो मुल्क और समाज के अवाम की हिफाजत के लिए, अपनी बहनों, अपनी माओं, अपने भाइयों के जानों और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पे इनको जिस्मानी तौर पर भी तैयार किया जाता है। वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ने दूसरी तंजीमों को भी समझाने में कामयाबी हासिल किया। आज से 5 साल पहले जब पॉपुलर फ्रंट के लोग मुस्लिम तंजीमों, दलित तंजीमों, दीगर सेकुलर तंजीमों के पास जाया करते थे मिलने के लिए, तो वो मिलने से इनकार कर देते थे। लेकिन पॉपुलर फ्रंट आज उन तमाम को ये बात समझाने में कामयाब हो चुकी है
कि फासिस्ट के सामने बैक फुट पर खेलने से सिर्फ और सिर्फ नाकामी मिलेगी। आपको फ्रंट पे आकर के फासिस्ट का मजबूती से मुकाबला करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉपुलर फ्रंट की मेहनत से, उनकी लगातार मीटिंगों से, उनकी लगातार दावतों से एक एक दरवाजे पे हमारे मिल्ली लीडरान, हमारे सियासी और समाजी लीडरान के दरवाजों पे, एक एक दरवाजे पे 100 बार जाने का काम पॉपुलर फ्रंट के लीडरान ने किया। बहुत सारे लीडरान को मैं जानता हूं जिन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया था। पहले लोग जाते रहे। इनके नेशनल लीडरान हर साल शेड्यूल बनता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 लोगों का, 6 लोगों की टीम बनती है। और उनका बस यही काम होता है कि इस 3 महीने में, 2 महीने में आप जाके सारे लीडरों से मुलाकात करेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरखास्त करेंगे संघर्ष का हिस्सा बनने के। और आज के वक्त में उन तमाम बातों को समझाने में पॉपुलर फ्रंट कामयाब हो चुकी है, जिसको आरएसएस ने उनके जेलों से बुला दिया था। ये वजह है पॉपुलर फ्रंट के टारगेट किए जाने की। तो एक ऐसी तहरीक जो फासिस्ट के आगों में चुभ रही है, तो अगर फासिस्ट के मकसद को नाकाम करना है तो आपको और हमें इस तहरीक को मजबूत करना पड़ेगा। इस तहरीक का साथ देना पड़ेगा। और साथ दुआओं से सिर्फ नहीं दिया जाता, साथ पैसों से सिर्फ नहीं दिया जाता। पैसा तो मुमकिन है कि 10,000 रुपया होता तो ये प्रोग्राम को एक अच्छे हॉल में कर लिया जाता, और पैसा नहीं है तो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन उन पैसों को हॉल में प्रोग्राम कर लिया जाता, उन पैसों से तो इनकलाब नहीं आ जाता। हम 70 साल से हॉल में प्रोग्राम करते रहे हैं, बड़े बड़े मैदान को भरते रहे हैं, लेकिन गैर मनसूबाबंदी से इसका कोई फल हमको नहीं मिला। तो आपके सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आपके वक्त की जरूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आपके साथ की जरूरत है, आपके कुर्बानी की जरूरत है। पॉपुलर फ्रंट का नारा है हर मोहल्ला यूनिट, हर घर मेंबर। आज मुल्क के हर मुसलमान को पॉपुलर फ्रंट बनना पड़ेगा। इस मिशन को अपने दिलों और दिमाग में बसाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अभी कल मैं मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की तकरीरें सुन रहा था। अभी लगातार जो उनकी तकरीरें आ रही हैं, उसी तरीके से और भी कई उलमा की, सरवर चिश्ती साहब अजमेर शरीफ के सज्जादा नशी, उनकी जो लगातार तकरीरें आ रही हैं। हिंदुस्तान को छोड़िए, हिंदुस्तान के बाहर चले जाइए और बाहर के साथी हजरात जो हिंदुस्तान के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको सुनिए। कसम खा कर लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग, सज्जाद नौमानी जैसे लोग, हमारे इतने बड़े कायद, इतनी बड़ी शख्सियत, कसम खाकर कह रहे हैं कि वल्लाह ये वही दौर है, नौजवानों समझो ये वही दौर है इस पर हमेशा से चर्चा होता हुआ आया है। ये दौर आ चुका है, वो दौर इस पर चर्चा सैकड़ों साल होता हुआ आया है। ऐसे वक्त में सिर्फ दुआ और पैसा से काम नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं मैं इस बात को हम सब समझने की कोशिश करेंगे। खासकर नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, 1947 की आजादी फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं मिली। यकीनन बहुत अच्छा है, फेसबुक पर लिखिए, जालिम के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद कहा गया। जिहाद इस्लाम की टूटी कहा गया है, अफजल तरीन इबादत है, और उसमें भी जालिम के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद कहा गया। यकीनन आप लिखिए, आज बिहार की फासिस्ट सरकार ने फैसला दिया है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर आप लिखिए, जरूर लिखिए, बार बार लिखिए, लेकिन याद रखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोशल मीडिया के जरिए से और तकरीरों के जरिए से मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं किया। मोहम्मद इब्न कासिम ने अपनी बहन को इज्जत की हिफाजत सोशल मीडिया से नहीं किया था। और हमारे मुल्क के दलित और आदिवासी जो आज लोग हैं, मूल निवासी, उस समाज से ताल्लुक रखने वाली हमारी महिलाओं की इज्जत की हिफाजत महमूद गजनवी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं किया था और तकरीरों के जरिए नहीं किया था, बल्कि महमूद गजनवी बार बार उस वक्त की जालिम ब्राह्मणवादी सिस्टम वाली हुकूमत के ऊपर हमले करते रहे। फिर जाकर उनको कामयाबी मिली कि वह हिंदुस्तान की हमारी माओ बहनों,
जो गैर मुस्लिम माए बहनें थी उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए, उनकी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हुए, उनके इज्जत के मुहाफिज बनने में कामयाब हुए। आज आपके माओ बहनों की इज्जत, आपकी सल्तनत, आपकी प्रॉपर्टी, आपका फ्यूचर और सबसे बढ़कर आपका ईमान, आपका अकीदा और आपके औलाद का मुस्तकबिल, उनका ईमान और अकीदा खतरे में, मुकम्मल तौर पर खतरे में है। तो आपको भी फेसबुक व्हाट्सएप से निकलना पड़ेगा और आपको हकीकी मैदान का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मैं दरखास्त करूंगा आप तमाम हजरात से कि हालात की नजाकत को समझते हुए खुद सोचे, वक्त निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा। हर माँ बाप को अपने से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। अपनी जान खतरे में हो तो इंसान अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन जब औलाद की जान खतरे में होती है तो माँ बाप बड़े से बड़े खतरे से खेल जाता है अपनी औलाद के हिफाजत के लिए। तो आप खुद जाकर के सोचिए कि हकीकत में आपके औलाद का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई ये कहानियां नहीं है जो हमारे सामने है। और अगर आपको समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह अपना वक्त निकालिए, मुनज़्ज़म तरीके से, मंसूबाबंद तरीके से, मुकम्मल तौर पर संवैधानिक जो हुदूद हमारे हैं उसके अंदर रहते हुए अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने वक़ार की बाजियाबी के लिए, अपनी इज्जत की बाजियाबी के लिए, अपने इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए मैदान अमल का हिस्सा बनिए। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे तहरीकों को जितना ज्यादा ताउन आप अपने वक्त से, अपनी दीगर कुर्बानियों से दे सकते हैं वो दीजिए। और इंशाअल्लाह नाउमीद होने की जरूरत भी नहीं है, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी उम्मीद का सूरज शुरू होता हुआ दिख रहा है। तमाम खतरात के साथ साथ हर जगह ऐसे अफराद, ऐसी तहरीकें मौजूद है जिन्होंने फासिस्ट और जालिम ताकतों के ख्वाब को चकनाचूर होना यकीनी बना दिया है। और उन जालिमों को भी यकीन हो चुका है कि हमारा ख्वाब चकनाचूर होने वाला है, हमारी मेहनत जो 95 साल, 100 साल, 200 साल की रही है वो बर्बाद होने वाली है। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने अपने वक्त की कुर्बानी देना सीख लिया, अपने खून की कुर्बानी देना सीख लिया, अपने पैसे की कुर्बानी देना सीख लिया, और हमने और आपने शहादत का शौक अपने दिलों में अपना लिया तो इंशाअल्लाह ये तमाम खतरात के बादल छट जाएंगे और वो हिंदुस्तान तामीर होगा जिसका ख्वाब टीपू सुल्तान ने देखा था, सैयद अहमद शहीद ने देखा था और दीगर शुहदाए जंग आजादी ने देखा था। वो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला यकीनी तौर पर वो हिंदुस्तान बनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलिए। आखिर में शहादत वाली बात आई जो वाकया में सुनाकर बात खत्म करूंगा। तमिलनाडु के एक काश्तकार थे जो केरला बॉर्डर इलाके में होते, केरला में जाते थे अपनी फसल वगैरह को बेचने के लिए। एक बार वो गए हुए थे तो उनके इलाके के अंदर, केरला में जाके वो काम करते थे, एक मस्जिद पर और एक दावा सेंटर पर, 2 दावा सेंटर, एक जमात इस्लामी के जरिए, पॉपुलर फ्रंट के जरिए चलाया जाने वाला दावा सेंटर, उस पर आरएसएस ने हमला करने का ऐलान किया था कि हम इसको खत्म करेंगे। वो नौजवान किसी तारीख से नहीं जुड़ा हुआ था, वो घर वापस आया, बैठ करके देखा कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है। मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, उनका कर्जा था, उनको पैसा देने को, इसके इमाम साहब बोले क्या हुआ तुमको, अभी तक तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, मजबूरी थी, क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि मौलाना मैं आपकी एक हमेशा शहादत की बातें सुना रहा था मस्जिद में खुतबे में, क्योंकि वो मौलाना शायद ऑल इंडिया इमाम काउंसिल एक उलमा की तंजीम उससे जुड़े थे, तो ये बातें सुना करता था। आज मुझे मौका मिला है शहादत पाने का, तो मैं चाहता हूँ कि पैसे की वजह से जन्नत का रास्ता मेरा ना रुके। और वो पैसा अदा कर रहा था, इमाम साहब ने माफ कर दिया और वो शख्स केरला गया अपने घर वालों को बोल करके कि मैं इंशाअल्लाह शहीद होकर लौटूंगा। ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोगों के अंदर मौजूद है और यही वजह है कि साउथ इंडिया के अंदर अब तक पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए 40 से ज्यादा लोग शहादत पा चुके हैं। और जब जब शाहिद की मौत होती है तो पॉपुलर फ्रंट का हर कार्यकर्ता बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे तो लिखते ही हैं, दुआ करते हुए नजर आते हैं। अगर आप उनके बीच उस जमाने में जाइएगा तो आपको दुआ करते हुए, खासकर जो लीडरान है, नजर आएंगे, अल्लाह हमारे भाई की तरह हमें भी शहादत दे दे। तो यह जो जज्बा दिया ना इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ने जिंदा किया है, इस जज्बे को इंशाअल्लाह अपने अंदर जिंदा कीजिए और इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल जरूर हलेंगे और फिर हम इंसाफ, मसावात और मसावात का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है,
अल्लाह ने हमें दिया है जो जिम्मेदारी इंसाफ कायम करने का, मसावात कायम करने का, इंशाअल्लाह उसी सिस्टम के साथ इस मुल्क में इंसाफ और मसावात को हम कायम करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह के ख्वाबों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरा करेंगे। आखिर में तमाम लोगों का शुक्रिया इस शेर के साथ कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।